हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में समास। समास को डिटेल में समझेंगे। एक भी जो चीज़ें इसमें आपको छूटेंगी नहीं, पूरा डिटेल में समझेंगे। अगर आप समास के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो के बाद बहुत कुछ जान जाइएगा और समास से आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। केवल एक वीडियो देखना है। चलिए पूरी डिटेल में समझेंगे, एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे, यानी कि बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। एकदम जीरो से हीरो बनने का सफ़र होगा। चलिए देख लेते हैं। बात करें, सबसे पहले आपको जानना होगा कि समास क्या है। कह सकते हैं हम यहाँ पर कि समास क्या है, ये समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त लेकिन जो है पूरा अर्थ देने वाला नया शब्द जो है बनते हैं या बनाते हैं, कह सकते हैं, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाते हैं और एक जो है नया सार्थक शब्द बन जाता है, पूरा अर्थ देने वाला शब्द बनता है, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। ये समझिए, सीधा से समझिए। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, सिंपल फार्मूला समझिए कि अधिक शब्द को जब हम एक साथ मिला देते हैं और एक शब्द बनाते हैं तो क्या हो जाता है, समास। अब बात कर ले, जैसे कि राजा का पुत्र तो हो गया ये राजपुत्र। क्या कहे, इतना इतना ज़्यादा हमने शब्द को लिखा। तीन यहाँ पर दो शब्द आए, राजा और पुत्र दोनों आए, दोनों को एक साथ हम मिला दिए हैं, तो यही समास है। यानी कि ज़्यादा, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ना बोलने की जगह थोड़े बातों में काम चला लेना या काम हो जाना समास है। ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा आप बोल रहे हैं और इसको एक ही शब्द में बोल दे रहे हैं, तो थोड़े शब्द में, एक शब्द में काम चला लेना, यही तो समास है। जैसे माता और पिता, दो बार ऐसे और बीच में जोड़ दिए हैं तो माता पिता डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये तो छोटा है, भी लंबा लंबा आएगा। तो हम ये केवल समझाना चाह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। अब समझिए बात को, की आइडिया की अगर हम लोग बात करें कि भाषा को जो है छोटा, सुंदर और प्रभावशाली जो है बनाता है। कौन चीज़ बनाता है, समास जो है भाषा को क्या करता है, सुंदर, छोटा और प्रभावशाली बनाता है। अब आगे देखेंगे समास। अब कोई भी काम आप दुनिया में करते हैं तो उसका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस होता है, आवश्यकता होता है, ज़रूरत होता है। तो समास का भी कुछ कुछ ज़रूरी होगा, तभी तो यूज किया जा रहा है, उसको लाया गया। अब क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, तब हम विशेष चर्चा करेंगे। पहला बात करें तो भाषा को जो है छोटा करता है, कम जो है शब्दों में ज़्यादा चीज़ आप बोल लेते हैं इसके चलते। लेकिन जो है यह आकर्षक बनाता है। लेखन को जो है क्या करता है, ये आकर्षक बना देता है। कविता, निबंध, समाचार में उपयोग किए जाते हैं। इसमें जो है अगर कम चीज़ें आप बोलिएगा तो समय कम लगेगा, समय की बचत होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और में ये जो है समास से हाई वेटेज प्रश्न आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, छठा से लेके जितना ऊपर देते चलिए, सभी में ये काम आएगा समास, ये ध्यान रखना है। क्लास 6 से लेकर चाहे आप कंपटीशन दें, चाहे जो भी एग्ज़ाम दें, जिसमें आपको हिंदी है और हिंदी में समास है, सभी में उपयोग होगा और एकदम जीरो से हम लोग चलेंगे। अब समास के अंग को समझेंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ समास। तो बात कर ले अंग में क्या होता है। इसमें दो, समास के दो मुख्य भाग होते हैं दोस्तों, ये आपको समझना होगा। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब जो है क्या होता है, दूसरा पद। पहला पद यानी कि फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। अब हम लोग बात करें इन दोनों पदों की। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर आपको दिया गया है राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजा जो है यहाँ पर राजा क्या हो जाएगा, पूर्व पद यानी पहला पद हो गया, फर्स्ट वर्ड हो गया। और जो है यहाँ पर पुत्र क्या हो गया, ये सेकेंड वर्ड है, यानी कि उत्तर पद है। ये आपको ध्यान रखना है, राजा जो है पूर्व पद और यहाँ पर पुत्र उत्तर पद। ये आपको समझना होगा, ये चीज़ें उत्तर पद और पूर्व पद समझना होगा, क्योंकि समास के प्रकार को हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको। पूरा इसी पर टिका हुआ है। बात कर ले यहाँ पर सबसे पहले, अगर राजा की बात करें, फिर से एक बार देख लीजिए, ये राजपुत्र हो गया, तो राजा की बात करें तो ये पूर्व पद हो गया और पुत्र की बात करें तो उत्तर पद हो गया। यानी कि जो बाद में आए वो उत्तर है, जो पहले आए वो पूर्व है, यानी पहला है। अब समास विग्रह समझ लीजिए। समास विग्रह क्या है,
आप समास को समझ लिए कि समास जब दो शब्दों को हम आपस में जोड़ रहे हैं और एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है तो उसे हम समास कह रहे हैं। लेकिन समास विग्रह क्या है ये समझिए। बात कर ले, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। जब हम समास को क्या करते हैं, जैसे आपको पता नहीं है कि उसका जो है क्या कर सकते हैं मीनिंग क्या हो रहा है, समास को तोड़कर उसका जो है पूरा अर्थ बताना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर ऊपर एक समासिक पद दिए थे। क्या समासिक पद दिए थे आपको? नीलकमल। नीलकमल समासिक पद दिए थे। तो आपको ये पता नहीं चल रहा था कि ये चीज़ का मतलब क्या है। तब हम इसका विग्रह करेंगे। जैसे जोड़े थे उसी तरह हम इसको अब तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला प्लस नीला कमल। नील कमल का मतलब हो गया नीला कमल। उसी तरह राजपुत्र जो है एक समासिक पद है, इसको भी तोड़ेंगे। बहुत के पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है। तो राजा का पुत्र हो गया, तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं। तो इसे ही समास विग्रह कहते हैं हम लोग। जब समासिक पद को क्या करते हैं हम लोग, उसका पूरा अर्थ तोड़कर बताते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। ट्रिक में देखें, अगर का, के, की, में, से और जोड़कर अर्थ बनता है तो वही समास विग्रह होता है। क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि क्या हो रहा है, का, यहाँ पर का, के, की, में, से और जोड़कर जो है अर्थ बनता है। जैसे कि राजा का पुत्र, तो ये क्या भी का बीच में आया तो ये हो गया नीला कमल। तो ये थोड़ा अलग हो गया, लेकिन ये सब ट्रिक में है। ये सब जो है जोड़कर जो है अर्थ बनाता है तो उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। अब हम लोग समास के प्रकार को देखेंगे। पहला होता है अवयवी भाव समास। ये आपको ध्यान रखना है। अवयवी भाव समास में अगर हम लोग देख ले क्या होता है, इसमें समझेंगे। हमने दो चीज़ आपको बताया था। एक बताया था पहला पद यानी पूर्व पद, और एक बताया था उत्तर पद। ये ध्यान रखना है, यानी कि दूसरा पद। तो पहला पद जिसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं, अभी ऊपर बताए थे कि पूर्व पद किसे कहेंगे। यहाँ पर राजपुत्र मतलब राजा जो हो गया पहला पद, और अंतिम में जो आ रहा है पुत्र वो हो गया उत्तर पद। तो पहला पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं। अब समझिए अवयवी भाव समास में, जिसमें पूर्व पद जो है प्रधान होता है और जो है अव्यय ना बदलने वाला होता है। ये आप समझिए, अव्यय जो है ना बदलने वाला होता है, ये आप समझ रहे हैं। और पूर्व पद जो है प्रधान होता है। अब समझिए बात कैसे समझिएगा इसको। और जो है क्या होता है, बात कर ले यहाँ पर पहचानने का तरीका थोड़ा सा इसको देखिए। पूरा शब्द जो है अव्यय की तरह कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों क्या चीज़ है, अवयवी भाव समास में क्या चीज़ कह रहा है कि इसमें जो है पूरा कह सकते हैं पूरा शब्द अव्यय की तरह कार्य करता है। अव्यय मतलब क्या हो गया ये समझिए। अव्यय जो शब्द अविकारी होते हैं, यानी कि कारक इस जो है बदलते नहीं हैं, सीधा समझ लीजिए, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। जो कि किसी के रूप में बदलते नहीं हैं, तो अविकारी शब्द होते हैं। उस पर चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल यही समझ लीजिए आप कि जो भी इसमें टर्म आएगा, यानी कह सकते हैं कि पहचानने का जो तरीका है, इसमें पहला पद प्रधान होगा और वो बदलेगा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे नहीं बदलेगा, अभी एग्जाम्पल से चलेंगे तो पता चलेगा। बात कर ले एग्जाम्पल में, जैसे प्रतिदिन। यहाँ पर बात करें तो प्रति दिन की जो है विशेषता यहाँ पर प्रति है, तो प्रतिदिन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्रति जो है प्रधान पद है और दिन जो है प्रधान पद नहीं है, यानी कि मेन वैल्यू दे रहा है प्रति और दिन मेन वैल्यू नहीं दे रहा है। जैसे कि यथाशक्ति, यथा जो है आपको मेन वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, प्रधान है। जैसे कि भरपेट, भर प्लस पेट क्या हो जाएगा, ये जो भर है यानी पूरा कह सकते हैं, ये जो है इसका मेन पद है। अब थोड़ा सा समझिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ समझिए प्रति जो है मुख्य है लेकिन दिन मुख्य नहीं है। यानी कह सकते हैं सीधा इसमें यही चीज़ कहा जा रहा है अव्ययी भाव समास में कि अव्यय तो होंगे, अव्यय बदलते ही नहीं हैं। आपको ये ध्यान रखना है। जैसा इस जगह पर यूज कर रहे हैं, जैसे प्रति हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो प्रति में ना किसी चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, ना कारक का, ना कुछ चीज़ का, ना क्रिया का, ना कुछ भी चीज़ का प्रभाव प्रति पर नहीं पड़ेगा। उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द भी होते हैं वो।
जिसे अव्ययकारी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ये केवल कहना चाह रहे हैं कि पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अब नीचे जैसे प्रतिदिन दिया गया है तो प्रति क्या चीज़ है, मेन है, यानी हर एक दिन की चर्चा हो रही है तो हर एक क्या चीज़ है, मेन है। मेन वैल्यू ये दिखाना चाह रहा है कि वो हर एक दिन है, तो हर एक मेन है यहाँ पर, और यानी कि प्रति मेन है, यथा मेन है। अब यहाँ पर समझिए दूसरा आता है अवयवी भाव को, समास को आप डिटेल में समझ लिए होंगे। जहाँ तक हमको लगता है पूरा हम कोशिश किए कि डिटेल में ही उसको चले, इसीलिए हर एक चीज़ों पर जोड़ दिए हम। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, अब यहाँ पर हमने पहला देखा था अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या चीज़ें था कि पहला पद जो है उसमें क्या था, पूर्व पद जो है उसमें प्रधान था, लेकिन इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास जो है दूसरा देख रहे हैं, इसमें उत्तर पर प्रधान होगा, यानी उत्तर मतलब सेकेंड पद इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखना है। अब बात कर ले जिसमें जो है उत्तर पद यानी प्रधान होता है, सेकेंड पद इम्पोर्टेंट होता है। दोनों पद हम बताए हैं आपको, पहला पद कौन होता है, उत्तर पद कौन होता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसको हम लोग समस्त पद कहते हैं, ध्यान रखना है। पहचानने का ट्रिक इसका कैसा होगा ये आपको समझना है। तत्पुरुष समास में पहचानने का यही तरीका है इसमें कि बीच में जो है कारक चिन्ह छिपे होते हैं, जैसे का, के, की, को, से। यहाँ पर ध्यान रखना है क्या ये सब चिन्ह जो है छिपे रहते हैं, जैसे का, के, की, को, से। यहाँ पर में, पर, के लिए, ये सब हो गया। कर्ता ने, कारक को, कर्म से, के लिए, ये सब चीज़ें आपको याद होगा। कारक चिन्ह, विभक्ति, फिलहाल उसको छोड़ दीजिए, इतना ही आप समझ लीजिए। तत्पुरुष समास में इतना ही आप समझ लीजिए। क्या समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि बीच में कारक चिन्ह इसमें छिपे रहते हैं। अब बात कर ले यहाँ पर तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास के लिए क्या होता है, विभक्ति को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जल पान, यानी कि जल को पान क्या चीज़ है, ये कर्म जैसे ही आपको कहेगा कि कर्मधारय तत्पुरुष समास जो है आपको बताना है, तो कर्म तत्पुरुष समास में आपको क्या चीज़ होगा, इसका विभक्ति को। विभक्ति वही होता है जब हम लोग समासिक पद को तोड़ते हैं, तो किस तरह से तोड़ रहे हैं वही है इसका विभक्ति। अब हम लोग बात यहाँ पर करें, जैसे कि कर्म तत्पुरुष आपको कहा जा रहा है, तो कर्म तत्पुरुष में विभक्ति क्या लगा रहेगा, को लगा रहेगा, तो यानी कि जल को पान, जलपान हो गया। उसी का कारण करण तत्पुरुष में क्या होता है, से। कर्ता ने, करण से, संपदान के लिए, ये सब चीज़ याद होना चाहिए, लेकिन यही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। कर्म तत्पुरुष में क्या हो रहा है, को हो जा रहा है, तो जल पान हो गया, जल को पान। जैसे दूसरा है करण तत्पुरुष मतलब से, करण मतलब क्या हो गया, से, ये ध्यान रखना है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा, हस्तलिखित क्या हो गया, हाथ से लिखा, तो बीच में से जो ये आया यही है करण तत्पुरुष। अब आगे बढ़ जाएंगे सपदान के लिए। सपदान मतलब प्रदान करना, यानी के लिए प्रदान करना जैसे ही आया, अब यहाँ पर प्रदान ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सपदान हो गया। सपदान में क्या होता है, प्रदान कोई चीज़ कर रहा है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यानी के लिए आया, के लिए जैसे ही आया तो आप प्रदान कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो सपदान हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब इसको आ गया अपदान, से अलग होता है इसमें। अपदान मतलब से अलग, जैसे कि आप कहते हैं अपदान में बीच में से आता है, जैसे कि देश निकाला, यानी कि देश से निकाला, क्या हो रहा है, देश से अलग किया जा रहा है, उसको अपदान कर दिया जा रहा है, यानी कि बाहर निकाल दिया जा रहा है, से अलग किया जा रहा है। इसमें देख रहे हैं व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, से भी इसमें ही है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो रहा है कि उसको अलग किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। जैसे कि देश निकाला, यानी देश से निकाला। आगे बढ़ जाएंगे, संबंध की बात हम लोग कर ले तो इसमें का, के, की हो जाएगा। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है संबंध तत्पुरुष समास है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा तत्पुरुष में ये चीज़ हम बता रहे थे, तत्पुरुष तो मेन है, उसके भाग को हम लोग देख रहे थे।
तो तत्पुरुष में अगर मेन हम बात करें तो क्या चीज़ होता है, सेकेंड यहाँ पर मेन हो जाता है। जैसे कि राजपुत्र, तो राजा का तो चर्चा नहीं है ना, उसका पुत्र का चर्चा है, यानी कि सेकेंड जो है उत्तर पद इसमें प्रधान है। कभी भी देखिए तो यहाँ पर भी उत्तर पद ही प्रधान हो जाएगा। देश निकाला, देश का चर्चा तो नहीं है, निकालने की चर्चा है, यही प्रधान है, तो निकाला मेन हो जाएगा, यानी उत्तर पद इसमें मेन हो रहा है तत्पुरुष में। अब संबंध के लिए तो का के की ये समझ लिए। अब लास्ट है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में या पर। जैसे गृह प्रवेश, अधिकरण मतलब में या पर होता है। अधिकरण मतलब जो है में या पर। गृह प्रवेश जैसे घर में प्रवेश, यहाँ में बीच में आया ना, तो यही हो गया अधिकरण तत्पुरुष। अब हम लोगों ने तत्पुरुष को समझा, अवयवी को समझा। अवयवी में क्या था ये समझिए, उसमें जो है पहला पर प्रधान था, तत्पुरुष में क्या था, सेकेंड पर प्रधान था, सेकेंड, और अवयवी में फर्स्ट। बस इतना समझिए। अब आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या चीज़ है, द्वंद्व जैसे ही आया द्वंद्व, द्वंद्व और दोनों, दय से नाम आ रहा है, द्वंद्व और दोनों, दोनों दय से नाम आ रहा है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। द से आ रहा है द्वंद्व और द से आ रहा है दोनों, तो दोनों पद इसमें प्रधान होंगे। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, दोनों पद बराबर महत्व रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वही चीज़ है जैसे बीच में आपको और लगाने से जो है अर्थ बनता है, और बीच में इसके लगा रहता है, और या लगे रहेगा ना, जब आप समास का विग्रह कीजिएगा, उसको तोड़िएगा, उसका पूरा अर्थ बताइएगा, तो बीच में और या आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या चीज़ें हैं, वो आपको कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे माता पिता, माता और पिता, बीच में और आ गया, दुख और सुख, तो बीच में और आ गया, या कह सकते हैं दुख या सुख, तो बीच में या आ गया, तो या और जो आ जाएगा तो उसके हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। इसमें दोनों पद प्रधान है, जैसे माता भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, पिता भी, अलग अलग दोनों ही प्रधान हैं, समान रूप से आपको जो है प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ पर सुख हो गया और दुख, दोनों ही प्रधान हैं। डीप में समझे तो दोनों शब्द इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पर हम बताएं। अगला चलते हैं बहुब्रीहि समास में। क्या है बहुब्रीहि में, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें क्या होता है ये समझिए। जैसे कि हम ऊपर तीन चले, पहला था कौन सा, अवयवी भाव समास, उसमें पहला पद प्रधान था। दूसरा क्या था, दूसरा तत्पुरुष समास था, उसमें दूसरा पद प्रधान था। तीसरा क्या था, तीसरा था द्वंद्व समास, द से द्वंद्व और द से दोनों, तो दोनों पद उसमें प्रधान था। लेकिन ये बहुब्रीहि अब आ गया। बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों में से कोई पद जो है प्रधान नहीं होंगे, तीसरा पद प्रधान होगा, जो अर्थ निकलेगा वो प्रधान होगा। जैसे आप समझिए बहुब्रीहि में क्या चीज़ है, बहुत बड़ा असर दिखाएगा, यानी कि बाहर के पद प्रधान होंगे, ये ध्यान रखना, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ध्यान रखना है। पूरा शब्द जो है किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु को बताता है, यानी कि तीसरा व्यक्ति या वस्तु जो है यहाँ प्रधान है, ये आपको ध्यान रखना है। पहचानने का ट्रिक समझेंगे। विग्रह करने पर जो है जिसका, जिसके और जिसमें आता है, अगर समासिक विग्रह हम लोग करेंगे, उसका अर्थ को निकालेंगे। हम बता दिए हैं कि समास विग्रह क्या है, तो बीच में क्या हो जाएगा, जिसका, जिसके और जिसमें इत्यादि आएगा, ये बीच में कह रहे हैं। विग्रह करेंगे तब आएगा, ये आपको ध्यान रखना। जैसे भी करेंगे, जैसे आप जानते हैं दशानंद, इसमें क्या चीज़ है, 10 प्लस आनंद, ठीक है, आनंद, 10 प्लस आनंद। यहाँ पर कोई भी जो है इसमें क्या चीज़ें हैं, पद प्रधान नहीं है। दशानंद जैसे ही आप कहा जाता है तो आप रावण की ओर चलते हैं। जिसके 10 मुख हो, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके 10 मुख हो, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, रावण। यानी कि ना इसमें पहला पद प्रधान हुआ, ना दूसरा पद प्रधान हुआ, तीसरा पद प्रधान हो गया, यानी अलग अर्थ जो दिया रावण वो प्रधान हो गया। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या चीज़ हो गया, ना पहला पद इसमें प्रधान है, ना दूसरा पद प्रधान है। चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु, ये आपको जानना होगा, ये चीज़ें तब जाके ये बनेंगे। जिसके 4 भुजाएं हो तो उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज किन्हें कहते हैं, विष्णु को, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है केवल कि इसमें जो ना पहला पद प्रधान है, ना दूसरा प्रधान है, जो यहाँ पर निष्कर्ष निकालकर लास्ट का पद आ रहा है वो प्रधान हो जा रहा है। जैसे रावण, विष्णु, ये सब।
डीप में समझेंगे। शब्द खुद नहीं किसी और को जो है डिस्क्राइब करता है, जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज किसको डिस्क्राइब कर रहा है? भगवान विष्णु को। अब आगे बढ़िए। अब पांचवा आता है द्विगु समास। दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना है, द्विगु मतलब दूगो। द्विगु मतलब क्या चीज हो गया? दूगो। अब यहाँ पर द्वंद्व और द्विगु में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए? द्वंद्व मतलब हो गया दोनों। द्विगु मतलब क्या चीज हो जाएगा? द्विगु इससे डिनोट करते हैं कि दूगो। दूगो, द्विगु को कैसा डिनोट कर सकते हैं? दूगो। द्विगु को डिनोट कर सकते हैं दोगो। दोगो क्या चीज़ है? दो संख्या हो जाएगा ना, नंबर। तो द्विगु को दो से डिनोट कीजिएगा। पहला पद इसमें क्या होता है? संख्या होता है। पहला पद क्या होता है? संख्या। जैसे अभी चलेंगे तो पता चलेगा। एग्जाम्पल में अगर देखें तो त्रिलोक, तीन लोक, पहला पद संख्या है। सप्तऋषि, पहला पद संख्या है। सात ऋषि, सप्त ऋषि मतलब सात ऋषि। तो पहला पद इसमें क्या चीज़ है? संख्या है। इसको जो है बनाने का एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है। द्विगु मतलब दूगो, और द्विगु मतलब क्या होता है कि पहला पद इसमें संख्या होता है। जैसे 2, 3, 7 ये सब चीज़ें। त्रिलोक जैसे हो गया तीन गो लोक। सप्त ऋषि मतलब सात गो ऋषि। अब पहचानने का तरीका समझेंगे हम लोग। गिनती दिखे, यानी द्विगु जो गिनती अगर आपको कहीं भी दिखे समासिक पद में, तो वो आपको क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और लास्ट जो है वो कर्मधारी समास है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय समास में। अब जो है लास्ट में बंधन राउंड चलाएंगे तब आपको क्लियर होगा। कर्मधारय समास अभी फिलहाल पूरे डिटेल में समझ लीजिए। कर्मधारय समास में क्या है ये समझिए। विशेषण प्लस विशेष्य। अब ये आपको समझने आ रहा होगा विशेषण क्या है और विशेष क्या है। ट्रिक पहचानने का ट्रिक समझिए इसमें क्या चीज़ है। दोनों शब्द एक ही चीज को बताते हैं। विशेषण प्लस विशेष, यानी कि दोनों शब्द एक ही चीज को बताते हैं। इसमें किसमें? तो यहाँ पर बात कर ले कर्म। क्या कर्म है आपका? कर्मधारय समास में। तो एग्जाम्पल में देखें, जैसे नील कमल, नीला और कमल क्या चीज़ है? दोनों चीज, दोनों यहाँ पर क्या चीज़ है? समझिए बात को, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। दोनों शब्द एक ही चीज को बताते हैं, और विशेषण और विशेष्य। एक विशेषण है, एक विशेष्य है। जैसे नीला क्या चीज है? विशेष्य क्या है? कमल। और विशेषण क्या है उसका? नीला। विशेषण प्लस विशेष्य। कमल क्या चीज है आपको यहाँ पर समझिए। कमल आप देख रहे हैं, ये क्या चीज है? विशेष है, कमल है। और इसकी विशेषता है विशेषण नीला है। जैसे कि नीला कमल। जैसे महापुरुष, पुरुष क्या चीज़ है? विशेष है। और महान जो है क्या है? विशेषण है। विशेषण है यानी विशेषता बता रहा है पुरुष का। पुरुष कैसा है? महान है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? आपको कर्मधारय समास हो जाएगा, जो कि लास्ट था। अब सीधा हम लोग चलेंगे। सभी चीज़ को समझ लिए। सबसे इम्पोर्टेंट समझिए, समास में अगर हम लोग देखें तत्पुरुष की पहचान का के की से हो जाएगा। द्वंद्व का और से होता है। अब जो बहुव्रीहि का होता है क्या चीज़? जिसका या जिसकी से। द्विगु से क्या होता है? संख्या जब अब बताएगा। दूगो हम बताए थे। द्वंद्व मतलब क्या चीज़ हो गया? द से द्वंद्व और द से दोनों, दोनों पद इसमें प्रधान थे। तो और बीच में आता है। कर्मधारय में क्या होता है? एक होता है यहाँ पर विशेष्य। ये विशेष्य किसे कहेंगे? एक इसमें संज्ञा होगा। जैसे पुरुष हो गया, अब इधर महान था तो महान पुरुष, महापुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चीज़ों को समझा। अब समझिए, एक ही शब्द कई बार कंफ्यूज देते हैं। जैसे महापुरुष, कर्मधारय, महान पुरुष। आगे बढ़ जाएंगे। राजपुत्र हमेशा जो है संबंध तत्पुरुष से रहेगा। तत्पुरुष से इसलिए रहेगा कि सेकेंड पद इसमें इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा बहुव्रीहि होता है। एग्जाम्पल में नीलकंठ। बहुव्रीहि में आप क्या बताए थे? आप बताइए जल्दी से। बहुव्रीहि में ये चीज़ आप बताए थे कि
इसका कोई मतलब नहीं है, ना इसमें पहला इम्पोर्टेंट है ना दूसरा इम्पोर्टेंट है। तीसरा पद इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नीलकंठ जिसका कंठ नीला है। तो नीलकंठ किसे कहा जाता है? शिव को। तो शिव यहाँ पर महत्वपूर्ण पद हो गए, शिव भगवान। आगे बढ़िए, सुपर नोट को समझ लीजिए। समास जो है छोटा रूप होता है, विग्रह पूरा अर्थ बताता है। 6 समास के प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, जिसमें आपको क्या बताया गया था? पहला पद प्रधान था। तत्पुरुष समास, जिसमें कि 6 भेद बताए गए थे, दूसरा पद प्रधान था। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान था। बहुब्रीहि समास, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं था, तीसरा पद इसमें आते थे। जैसे नीलकंठ जिसका नीला हो कंठ, यानी कि शंकर। द्विगु समास में क्या आपको बता रहा था? दूगो संख्या बताता है। और लास्ट में क्या था? कर्मधारय समास। इसमें क्या चीज़ था? विशेषण प्लस विशेष्य, यानी कि विशेषण क्या चीज़ हो जाएगा? विशेषण प्लस विशेष में यह चीज़ कह सकते हैं महान पुरुष। महापुरुष हो गया तो महान पुरुष। पुरुष क्या चीज़ है? एक तरह का नाउन है, यानी संज्ञा, और जो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ये 2 चीज़ यहाँ पर कर्मधार में दिखा रहे थे। अब PYQ में हम लोग आते हैं सीधा। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नीलकंठ किस प्रकार का किस समास का उदाहरण है? नीलकंठ अपना कोई अर्थ तो दे नहीं रहा है। तीसरा अर्थ दे रहा है, नीलकंठ शिव को कहा जाता है। तो भगवान शिव का अर्थ अगर दे रहा है तो वो जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा पद प्रधान है। राजमार्ग, राजमार्ग जो है आपको, राजमार्ग कौन सा समास है ये पूछ रहा है। तो ये आपको जो है तत्पुरुष का ही एक पार्ट है। तत्पुरुष में 6 समास आते हैं तत्पुरुष के भाग में, तो ये आपको कहा जाएगा संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुख दुख किस समास का उदाहरण है? तो सुख दुख दोनों ही समान अर्थ दे रहे हैं दोस्तों। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए? तो ये आप देख रहे हैं, द्वंद्व जो है क्या कर रहा है? दोनों समासिक पद को समान वैल्यू देता है, यानी दोनों इसमें जो है प्रमुख होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और अंतिम यानी दूसरा पद, दोनों ही इम्पोर्टेंट जिसमें हो उसे द्वंद्व कहते हैं। तो दुख सुख हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा क्या कर रहा है? आप किसी को प्रदान करते हैं ना, गुरु दक्षिणा आप किसी को देते हैं, तब देते हैं तो क्या चीज़ हो गया? सप्रदान, यानी प्रदान कर रहे हैं, सप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो 4 भुजाएं वाला, यानी कि विष्णु जो हो गए 4 भुजाएं वाला। ये तीसरा पद जो है इसमें इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो तीसरा पद किस में इम्पोर्टेंट होता था? बहुब्रीहि समास में। आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहा है प्रतिवर्ष किस समास का उदाहरण है? प्रतिवर्ष की अगर हम लोग बात करें, यानी कि हर एक वर्ष, यहाँ पर प्रति ही इम्पोर्टेंट है, यानी पहला पद इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। अगला बढ़ जाइए 7वां, पंचतत्व किस समास का उदाहरण है? पंचतत्व किस समास का उदाहरण है ये आपको ध्यान रखना है। 5 तत्व, 5 तत्व की बात कर ले यहाँ पर, तो ये क्या चीज़ हो गया? द्विगु, यानी कि 2 गो। 5 जहाँ भी संख्या आ गया ना, जैसे 5 हो गया, त्रिलोक 3 लोक, यहाँ पर 3 संख्या आ गया। सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि, तो ये सब संख्या जहाँ आ गया तहाँ द्विगु है, यानी कि 2 गो, जिसका पहला पद संख्या होता है, यहाँ पर द्विगु हो जाएगा। अगला है कि महात्मा किस समास का उदाहरण है? महात्मा, महात्मा जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये आपको कैसा उदाहरण है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, ध्यान रखना है। अगला अगर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि देश निकाला। देश निकाला क्या चीज़ है? यानी कि अलग किया जा रहा है ना। देश निकाला का सही विग्रह आपसे पूछ रहा है, सही विग्रह पूछ रहा है। अगर समास पूछता देश निकाला का तो वो क्या हो जाता? देश निकाला का अगर समास पूछता तो अपदान कारक हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष में। अब यहाँ पर कह रहा है कि देश निकाला का सही समासिक विग्रह कीजिए। तो विग्रह क्या चाहिए? देश से निकाला हो जाएगा, देश से निकाल दिया गया है। आगे बढ़िए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, राम सीता किस समास का उदाहरण है? राम सीता दोनों ही समान जो है प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि दोनों पद इसमें प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट है, राम और सीता भी। तो क्या चीज़ हो जाएगा? द्वंद्व समास। उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको जो है कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता समास में से है ही नहीं।
थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन में देखो और लगा हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है। का के की लगे हो तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या हो जाता है, सेकेंड पद प्रधान होता है। जिसका लगा हो तो बहुब्रीहि हो जाएगा। इसमें क्या चीज़ है, तीसरा पद तीसरा पद प्रधान होता है। अगर संख्या लगा हो तो द्विगु हो जाएगा, और द्विगु में संख्या लगा जैसे कि त्रिलोक, तीन लोक, विशेषण लगे हो तो वो कर्मधारय हो जाएगा। चलिए एकदम डिटेल में समझ लिए हैं, बहुत मज़ा आया होगा उम्मीद करते हैं। आप जो है कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ें प्रॉब्लम थी, क्या सही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।